मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने परिवार उड़ान मास्टर क्लासेस में। परसों ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो था आपका वीडियो एग्ज़ाम से संबंधित। उसमें मैंने आपको बताया था कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके साथ ही मैंने आपको एक पेड कोर्स लॉन्च किया था टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, क्विज दी जाएंगी, साथ में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको उसमें लगातार आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लगातार छात्रों के मैसेज आ रहे थे, सर डेमो दे दीजिए। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके सामने उपस्थित है, और इसका टॉपिक है आज का भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसे आप एक डेमो के तौर पे भी दे सकते हैं, इसमें नोट्स भी दे सकते हैं कि जिस प्रकार से मेरा सिलेक्शन 2018 में वीडियो री एग्जाम में हुआ था, जिस प्रकार से मैंने तब नोट्स बनाए थे, उसी प्रकार से अब भी मैं आपको वैसे ही सेम नोट्स दूंगा। हाँ, थोड़ा प्रश्नों का स्तर इसमें थोड़ा उच्च रहेगा, क्योंकि 2018 की बात और थी, 2023 की बात कुछ और है। थोड़ा प्रश्नों का लेवल भी हम उस प्रकार से आपके लिए एक कोर्स लेके चल रहे हैं, एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि ज़्यादा हम डीप भी ना जाएं और ज़्यादा ऊपर भी ना रहें कि आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाए। तो आइए देखते हैं इस क्लास को। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, और जो कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट कर लेना, लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप से तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मिनट, जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज है 23 जनवरी, पराक्रम दिवस। ठीक है, आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है आज, और आज के दिन ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से सब चीज़ों को एक रिलेटेड करते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो लगातार आपको हम बताते रहेंगे। और शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की। सबसे पहले देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी जरूरी होती है कि सर्वप्रथम होता था व्यापार। ठीक है, व्यापार का हमेशा सभी से देशों से होता रहता था, भारत का पश्चिमी देशों से। और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कभी कभार पेपर में पूछ ली जाती है कि सर्वप्रथम यूरोप के व्यापार पर किसका एकाधिकार था। तो इटली के व्यापारियों का सर्वप्रथम एकाधिकार था। ठीक है, सर्वप्रथम जो यूरोप का व्यापार था उस पर एकाधिकार था इटली के व्यापारियों का। क्या होता है कि 1453 ईस्वी में, ठीक है, 1453 ईस्वी में तुर्कों ने क्या किया था, कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी और फारस की खाड़ी के मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब चूंकि जो भारत का पश्चिम देशों के साथ व्यापार होता था वो दो मार्गों के माध्यम से होता था। कौन कौन से वो दो मार्ग थे? एक था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। अब चूंकि जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और फारस की खाड़ी के मार्ग पर अपना जो नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो ये रास्ता जो बंद हो गया। अब क्या हुआ, व्यापार करने में दिक्कतें होने लगी। तो जब दिक्कतें होती हैं, होता ना कि जब आपके पास संघर्ष होता है तभी उसमें से आपको विजय हासिल करने का एक लक्ष्य मिलता है, एक टारगेट मिलता है। जब ये रास्ता बंद हुआ तो पुर्तगालियों ने सोचा या अन्य व्यापारियों ने सोचा कि कोई दूसरा भी मार्ग खोजा जाए। ठीक है, और उस प्रकार से सबसे ज़्यादा अगर कई बार पेपर में पूछा जाता है कि व्यापारिक मार्ग की खोज में सबसे अग्रणी कौन थे, वो थे पुर्तगाल थे। अच्छा, पुर्तगाल इतना अग्रणी क्यों था? ठीक है, अब पुर्तगाल इतना अग्रणी क्यों था? वो था, इसका कारण यह था कि यहाँ के जो प्रिंस थे हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर थे, इनके द्वारा जो था एक बहुत ही इनको सहयोग दिया जाता था, सहयोग राशि दी जाती थी, उच्च प्रकार की सभी नावें उपलब्ध कराई जाती थी, मुद्रा जो धन था वो भी प्रोवाइड कराया जाता था। कौन थे? हेनरी द नेविगेटर। ये इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर इसको याद रखना। और सबसे जरूरी बात कि ये पुर्तगाल के लोग जो थे व्यापारिक मार्ग की खोज में सबसे ज़्यादा अग्रणी थे, और भारत को पश्चिम देशों से जोड़ने वाले दो प्रमुख मार्ग थे, फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर वाला मार्ग। ठीक है, अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, 1486 ईस्वी में, ठीक में है था ना कि जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अत्याचार हुआ तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिर क्या होता है कि पुर्तगाली थे, एक नाविक था जिनका नाम था लोम्पे डेज। ठीक है, लोम्पे डेज जो था वो भारत की यात्रा पर निकलता है, लेकिन ये भारत नहीं पहुंच पाता है, और ये क्या खोज कर लेता है, उत्तमासा द्वीप की खोज करता है। ठीक है, और ये कहाँ था ये भी मैं आपको साथ में बताते हुए चलता हूँ। ये आपका अफ्रीका में स्थित था। ठीक है,
ये आपका अफ्रीका में स्थित था, जिसे कैप ऑफ गुड होप की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो पुर्तगाली लोकदेश के द्वारा उत्तमासा द्वीप, जिसे कैप ऑफ गुड होप की खोज नाम दिया गया, और ये आपका अफ्रीका में स्थित था, इसकी खोज कर दी गई, लेकिन भारत ये तब भी नहीं पहुंच पाए। उसके बाद भी क्या होता है, 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। ये निकलता तो भारत की खोज पे है, लेकिन ये पहुंच जाता है अमेरिका, तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज कर दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि 1498 ईस्वी में क्या होता है, अच्छा कोलंबस जो निकलता है अमेरिका की खोज के लिए, ये कई बार पेपर में पूछा है किसकी सहायता से निकलता है, तो ये स्पेन देश की सहायता से। ठीक है, कोलंबस जो था वो स्पेन देश की सहायता से निकलता है और अमेरिका की खोज कर लेता है। ठीक है, 1498 ईस्वी में क्या होता है कि वास्को डी गामा निकलता है, ठीक है, भारत की खोज के लिए, और ये वाकई में भारत पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। ठीक है, अब चूंकि क्या होता है कि तब उस समय जो था वैमनस्य भाव यानी कि ईर्ष्यालु भाव ज़्यादा था, तो वहाँ के जो पूर्व में व्यापारी थे उसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो वहाँ का राजा था जमोरिन, उसने क्या किया, इसका स्वागत करता है और इसे व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, किसके, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को, ठीक है, जमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, 1502 ईस्वी में, ठीक है, 1498 ईस्वी में आता है। ठीक है, इसके बाद ये व्यापार करता है, चला जाता है। ठीक है, 1502 ईस्वी में ये वापस भारत आता है। ठीक है, वास्को डी गामा पुनः भारत आता है और उसके बाद में क्या करता है, कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री का निर्माण करता है और वहीं पर ये प्रथम बस्ती का भी निर्माण करता है। ठीक है, कौन, वास्को डी गामा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने गवर्नर की नियुक्ति की। ठीक है, पुर्तगाली सरकार ने गवर्नर की नियुक्ति करती है और जो अल्मीडा होता है वो प्रथम गवर्नर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको जरूर नोट कर लेना, अल्मीडा जो है वो प्रथम गवर्नर बनता है। अल्बुकर्क जो बनता है वो इसके बाद में बनता है 1509 से 1515 ईस्वी तक, और अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं अंडरलाइन करते हुए चलता हूँ, साथ में बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अल्बुकर्क जो था वो दूसरा था, लेकिन ये जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली सत्ता का। ठीक है, अल्मीडा जो था वो प्रथम गवर्नर था। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, एक ही वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, जितनी भी कंपनियां आती हैं सब कुछ आपका समझ में आ जाएगा इसी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, वास्को डी गामा भी गवर्नर बनता है, कब, 1524 से 1529 ईस्वी तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो जाती है और गोवा में ही इसकी कब्र बना दी जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पेपर में पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि वास्को डी गामा की कब्र कहाँ स्थित है, तो वो आपकी गोवा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो पुर्तगाली जिनका कई बार पेपर में पूछा गया है उनका नाम है, अगले जो हैं उनका नाम है नूनो दा कुन्हा। ठीक है, ये गवर्नर रहते हैं 1529 से 1538 ईस्वी तक। ठीक है, कोचीन की जगह इन्होंने क्या किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में यही एक जानकारी की चीज़ है कि कोचीन की जगह इन्होंने गोवा राजधानी बनाई थी। ठीक है, और गोवा को जीता किसने था, ये अल्बुकर्क ने जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किस पुर्तगाली ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी, तो अल्बुकर्क ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी, और कोचीन की जगह गोवा को राजधानी किसने बनाया था, तो नूनो दा कुन्हा ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको जरूर याद रखना। उसके बाद में क्या है, पुर्तगालियों की देन क्या क्या रही है भारत को, तो भारत में प्रेस, जो छापखाने होते हैं, ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो आप वर्तमान में देखते हैं, ठीक है, तो भारत में प्रेस जो थी, जो छापखाना थी, ये पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती भी दक्षिण भारत में इन्होंने प्रारंभ की, हालांकि उत्तर भारत में ये आई थी शाहजहां के समय में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर जो किसी शासक का नाम पूछा जाता है कि तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके समय में प्रारंभ हुई, तो आप शाहजहां को क्लिक करना। ठीक है, और अगर तो पूछा जाए कि जो तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किन व्यापारियों ने प्रारंभ की थी, तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी, और सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी, दक्षिण भारत में। ठीक है, इसके अलावा पपीता, अनानास, आलू, संतरा, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती भी पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रारंभ की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां भारत आईं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, इनकी स्थापना कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी स्थापना का समय कुछ और था और भारत में आगमन का समय कुछ और था, तो इसको जरूर आप थोड़ा ध्यान रखना। और कंपनी का नाम क्या निर्धारित हुआ था,
ठीक है। सबसे पहले कौन आते हैं, आप सभी जानते हैं, पुर्तगाली। इसको हम थोड़ा ऐसे बता देते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी आपने पढ़ी होगी, PDEDF, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक आपने पढ़ी हुई होगी, ठीक है। P से पुर्तगाल देश, ठीक है। D से डच, ब्रिटिश यानी कि E से इंग्लिश, डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, ठीक है। अब इनकी स्थापना कब हुई थी कंपनी की उन देशों में? 1498 में पुर्तगाल में स्थापित हुई थी, 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1600 में ब्रिटिश की कंपनी की स्थापना हुई थी, 1616 में डेनिश कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। अब मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि भारत ये कब आई, ठीक है। पुर्तगाल की कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया, ठीक है, एस्तादो द इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1498 में होती है, और 1498 में ही ये भारत आ जाते हैं, ठीक है। जो डच की कंपनी थी उसका नाम था वेरिंग दे ओस्तो इंडिसे, वेरिंग दे ओस्तो इंडिसे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, वेरिंग दे ओस्तो इंडिसे, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1602 ईस्वी में, लेकिन ये भारत कब आते हैं? 1605 ईस्वी में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी की स्थापना, जो इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना होती थी 1600 ईस्वी में, और ये भारत आए थे 1608 ईस्वी में। डेनिश की कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और ये 1616 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत ये 1616 में ही आ जाते हैं। जो फ्रांसीसियों की कंपनी थी उसका नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1664 में, भारत आते हैं 1667 ईस्वी में। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और इसका नोट्स तो आपको मैंने बताया ही है कि आपको इस तरह के नोट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। और इसके जो बेस्ट वो होंगे आपके MCQ होंगे, वो जब टेस्ट होगा, मैंने बताया था कि आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। वो सब आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो पुर्तगालियों के बारे में आपने पढ़ लिया, उसके बाद डच के बारे में क्या आता है वो चीज़ थोड़ा देख लेते हैं। डच तो जो थे, डच की जो कंपनी थी, ये हॉलैंड के मूल निवासी थे, हॉलैंड जो कि वर्तमान में जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं। 1605 ईस्वी में ये मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री बनाई जाती है। 1610 में इन्होंने एक पुलिकट में फैक्ट्री बनाई। अच्छा, पुलिकट की फैक्ट्री इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर सोने की मुद्रा का ढालने का काम होता था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे होता है ना कि स्वर्ण पैगोडा भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो पुलिकट में इनके द्वारा सोने की मुद्रा ढालने का काम किया जाता था। और इनके बारे में, डचों के बारे में एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डच जो थे वो मसाला का निर्यात नहीं करते थे, ठीक है। पेपर में मान लिया पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी कंपनी मसाला का निर्यात नहीं करती थी, सबके नाम होंगे फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच। तो डच जो थे वो मसाला का निर्यात नहीं करते थे, तो फिर निर्यात किसका करते थे? सूती वस्त्रों का करते थे, नील का करते थे, अफीम का करते थे, नमक और चावल का करते थे, कच्चा रेशम का निर्यात ये करते थे, मसाला का निर्यात ये नहीं करते थे। इसके अलावा अब आप देखते हैं अंग्रेजों, ठीक है, आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब अंग्रेजों के बारे में देखते हैं क्या होता है कि कैसे ये आते हैं, ठीक है। तो 1608 ईस्वी में, यहाँ पे 1608 है, थोड़ा इसको ध्यान रखना, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक अंग्रेजी व्यापारियों का दल आता है, ठीक है। कहाँ पर ये पहुँचते हैं? सूरत आते हैं। और उनके जहाज़ का क्या नाम था? ये कई बार पेपर में पूछा गया है। इनके जहाज़ का नाम था हेक्टर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जिस जहाज़ से आए थे उसका नाम था हेक्टर, और ये आते हैं कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत आते हैं, ठीक है। और सूरत पहुँचते हैं। सूरत में ही इनके द्वारा पहली अस्थायी, ठीक है, इस चीज़ को जरूर याद रखना, पहली अस्थायी फैक्ट्री इनके द्वारा सूरत में बनाई जाती है। इसके बाद में जो कैप्टन हॉकिंस जो है, इसके बारे में एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि ये 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में जाता है, ठीक है। जो हमारे मुगल काल के शासक थे जहांगीर, उनके दरबार में जाता है, पहुंचता है। जहांगीर इनसे खुश होकर इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि देता है, ठीक है। इंग्लिश खान की उपाधि, ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? तो किसे दी थी? कैप्टन हॉकिंस को दी थी, ठीक है। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई? तो वो कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है। या तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? तो जहांगीर ने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर उसको याद रखना।
1611 में इनके द्वारा मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की जाती है। पेपर में पूछ लिया जाए कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ स्थापित की, तो सूरत में, वो थी एक अस्थायी फैक्ट्री, ठीक है। और 1611 में इनके द्वारा मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री बनाई जाती है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि 1613 में जो सूरत में इन्होंने अस्थायी फैक्ट्री बनाई थी उसको एक स्थायी रूप दे देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि सूरत की फैक्ट्री को अस्थायी रूप से स्थायी रूप का प्रदान किया गया, तो वो 1613 में प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी चलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 1613 तक आपने पढ़ लिया। फिर आता है 1615 में सर टॉमस वो, ठीक है, ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आता है, ठीक है। और ये भी जहांगीर से मिलता है और जहांगीर से ये 2 लाइसेंस प्राप्त करता है, ठीक है। जहांगीर से ये 2 लाइसेंस प्राप्त करता है। कौन कौन से, एक व्यापार करने की छूट का लाइसेंस प्राप्त करता है और एक व्यापार करों में छूट का लाइसेंस प्राप्त करता है। ये 2 लाइसेंस प्राप्त करता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा सुनहरा फरमान भी कई बार पेपर में पूछा गया है। सुनहरा फरमान किससे प्राप्त किया था, तो सुनहरा फरमान जो था वो अंग्रेजों ने प्राप्त किया था। किससे, गोलकुंडा के शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। कब, 1632 ईस्वी में। ये जो सुनहरा फरमान था, ये कहते हैं ना कि एक नींव का काम इसने किया, ठीक है। इसके द्वारा जो सुनहरा फरमान इनको प्राप्त हो गया, इसके द्वारा कई इन्हें छूट प्राप्त हो गई, कई इन्हें रियासतें दे दी गई कि वहाँ पर आप आराम से व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ ये हो गई ना कि 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से सुनहरा फरमान प्राप्त किया, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है आपकी कि 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और यहीं पर इन्होंने सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कहाँ किया गया था, तो मद्रास में किया गया था, मद्रास यानी कि चेन्नई। और ये प्राप्त इन्होंने किससे किया था, चंद्रगिरी के शासक थे। और कब प्राप्त किया था, 1639 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, 1661 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट थे, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जरूर याद रखना, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से इनका विवाह होता है। किसका, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का। चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई मिलता है, ठीक है, जो कि पुर्तगालियों का था, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं दहेज की प्रक्रिया है ना बहुत तगड़ी होती है और होता ना, तो दहेज के रूप में जो मुंबई था वो किसे दे दिया गया, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया। अब क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने जो बम्बई उनको दहेज में मिला था, इन्होंने इसे उठाकर कंपनी को किराए पर दे दिया। कितने में, 10 पाउंड मात्र, ठीक है। कब, 1661 ईस्वी में इनका विवाह होता है, ठीक है। और 1669 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका विवाह किससे हुआ था, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, ठीक है। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया, ठीक है। एक और चीज़ पेपर में पूछी जाती है कि कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी, तो कलकत्ता नगर की स्थापना की थी जॉर्ज चार्नॉक ने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी, तो जॉर्ज चार्नॉक ने की थी। और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि फोर्ट विलियम किले का निर्माण कब किया गया, 1700 ईस्वी में कलकत्ता में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए, सर चार्ल्स आयर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ जरूर नोट कर लेना कि सर चार्ल्स आयर जो फोर्ट विलियम किले के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। बस थोड़ी देर और देख लेते हैं आगे क्या है, अंतिम स्लाइड है आपकी, ठीक है। बता दें कि बहुत कम समय में आपको पूरा का पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि फर्रुखसियर एक शासक था जिसे क्या बोलते थे, लंपट मूर्ख, है ना। फर्रुखसियर जो था एक गंभीर रोग से जो था ये पीड़ित था। और जो होता है ना कि जब अंग्रेज लोग व्यापारी आए थे उनके साथ कई डॉक्टरों का भी बेड़ा आया हुआ था। तो एक डॉक्टर थे जिनका नाम था हैमिल्टन। पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन है कि फर्रुखसियर को गंभीर रोग से मुक्ति किस डॉक्टर ने दिलाई थी, तो हैमिल्टन नाम के जो डॉक्टर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिला दी, ठीक है। उससे खुश होकर 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा इन्हें अनेक रियायतें प्रदान कर दी गई। अब देखें ना कि वैसे भी हम लोग
अक्सर आपने देखा ना कि थोड़ा जैसे मतलब कोई आपके घर में आ जाए, कोई मतलब विधायक आ जाता है या कोई मतलब थोड़ा भी आ जाता है, बड़ा स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, या आप खुद किसी विधायक से बस एक सेल्फी ले को पा जाए तो आज मंत्री जी के साथ रहना हुआ, आज उनके साथ रहना हुआ। ये तो अपने यहाँ कहते हैं ना कि ये तो बहुत पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है। तो वैसे ना बड़ा खुश हो गया ये फारूखियत, और इसने क्या किया, 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी कर दिया और अनेक रियायतें प्रदान कर दी, ठीक है। यहीं से कुछ चीज़ें होता है ना कि धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती चलेगी, ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा देख लेते हैं डेनिश कंपनी। तो जो डेनिश कंपनी आई थी ये डेनमार्क थी, इनके बारे में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। बंगाल में सेरामपुर में इन्होंने एक बस्ती का निर्माण कर लिया था, आपको बस इतना ही थोड़ा बहुत जानकारी रखनी है। फ्रांसीसी कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी सबसे लास्ट में आई थी और सबसे अंत में ये जाते हैं, ठीक है। लुई 14वें के शासनकाल में इस फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ था, और जो कुछ हमने आपको बताया था पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1664 में, और 1667 में ये भारत आए थे। कंपनी का नाम था द कंपनी द एंड ओरिएंटल, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी का गठन होता है और 1667 में ये भारत में आते हैं। कब गठन हुआ था, अभी मैंने आपको बताया 1664 ईस्वी में गठन होता है। 1667 में ये फ्रैंक मेरो के नेतृत्व में ये सूरत पहुंचते हैं, ठीक है। वही चीज़ अंग्रेज भी पहली बार सूरत ही आए थे, ठीक है, और फ्रांसीसी भी पहली बार सूरत आए थे, और सूरत में भी इन्होंने भी पहली अपनी फैक्ट्री बनाई, ठीक है। जब बताया ना कि जब आपस में दोनों बराबर के लोग होते हैं तब उनमें संघर्ष प्रारंभ होता है। जो संघर्ष जो कुछ होता है वो सबके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते रहेंगे। सारी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, और जो मैंने आपसे वादा किया है कि 26 जनवरी यानी कि बसंत पंचमी से आपको उस ग्रुप में नोट्स लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। 1673 ईस्वी में क्या होता है कि शाइस्ता खां एक होते हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं, ये बंगाल के सूबेदार होते हैं। इनके द्वारा एक भूखंड प्राप्त कर चंद्रनगर बस्ती का विकास किया जाता है। अब पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि एक मिनट, यस, पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि चंद्रनगर बस्ती का विकास किसके द्वारा किया गया, तो फ्रांसीसियों के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना लिया जाता है, और पहले गवर्नर जो होते हैं वो बनते हैं फ्रांसिस मार्टिन। पहले फ्रांसीसी गवर्नर कौन बनते हैं, फ्रांसिस मार्टिन। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम आपको टेस्ट में प्रोवाइड कराते रहेंगे, और बाकी चीज़ें जैसे यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टेस्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं वो हम आपको टेस्ट में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और जो मैंने आपके लिए एक मुहिम शुरुआत की है, बस उसमें एक सहयोग राशि है कि आपके एक महीने का मोबाइल रिचार्ज भी 239 में होता है, और आपको उस ग्रुप में जुड़ने का फीस केवल है 199, वो भी 6 मंथ के लिए। तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे जैसे मान लें कि इस पर मैं ज़्यादा वीडियोस ना प्रोवाइड करा पाऊँ, लेकिन वहाँ पर मैं आपका हर हाल में कोर्स जरूर कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। आपको लगता है कि आपका 3 महीने में ही काम हो जाए तो आप 149 तक पे करिएगा, लेकिन वही लोग वहाँ पर जुड़िएगा जो वाकई में कुछ करने का जुनून रखते हैं, जो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि अगर जो मेरे बच्चे, अगर जो साथी 1000 भी उसमें जुड़े, तो मैं चाहता हूं उनका सबका उसमें सिलेक्शन जरूर हो जाए। अगर वो आप उतनी मेहनत कर सकते हैं तो ज़रूर हमारे उस ग्रुप से जुड़िएगा। पूरी शिद्दत से वहाँ पर पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा। जब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या किया जाएगा, टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी वीडियो जो चीज़ ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आपको मैं यूट्यूब पे भी लगातार पढ़ाता रहूँगा। बस वही चीज़ें थोड़ा अकेला पड़ जाता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें यही चीज़ हो जाती हैं। बाकी रीजनिंग की क्लासेस सारी इसलिए सारी आपकी यहीं पे चलेंगी। टेस्ट जो होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको ग्रुप में डाल दी जाएंगी, तो वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा, मात्र 199 रुपये में। बाकी अगर आपको वीडियो जो पसंद आया हो और इसी तरह की क्लासेस आप पाना चाहते हैं यूट्यूब पर भी, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को जोड़ें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।